तो आज के चैप्टर का नाम है गोइंग प्लेसेस, जिसे लिखा है A.R. पार्टन ने। इस स्टोरी के अंदर पे एक टीनेजर लड़की होती है जिसके बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, बट उसका फैमिली का कंडीशन वैसा नहीं होता है कि वो अपने सपनों को पूरा कर पाए। बट देखो, जब हम टीनेजर होते हैं ना, तो हमें बहुत ज्यादा चुल मचता है, बहुत सारे बकैती करने को। और इस स्टोरी में हमें देखना है कि कैसे ये लड़की कई सारे बकैतियां करती है। बट इससे पहले मैं तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीवी निकल चुका स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ वो चीजें कराओ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब करे बिना जाना मत। हम बढ़ते स्टोरी की ओर। इस चैप्टर का थीम है एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिपिंग। पहले जानते हैं कि एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग का मतलब क्या है। जब एक टीनेजर के दिमाग में ढेर सारा खिचड़ी पकता है और वो अंट बंट चीजें सोचने लगता है, लाइक वो चीजें जो उसके औकात के भी बाहर है, तो उसे तुम कह सकते हो कि वो कर रहा है डे ड्रीमिंग या फिर एडोलेसेंस फैंटेसाइजिंग। अब हमारे स्टोरी का मेन कैरेक्टर है सोफी, एक टीनेजर जिसके दिमाग में ढेर सारा खिचड़ी पकता है। स्टोरी स्टार्ट होता है जहाँ पे सोफी स्कूल खत्म होने के बाद अपने घर लौट रही होती है और रास्ते में उसके साथ चल रही होती है उसकी दोस्त जेंसी, जो कि इस स्टोरी का दूसरा कैरेक्टर है। रास्ते पे चलते चलते वो दोनों गुजर रहे होते हैं एक बुटीक के पास से। अब बुटीक बोले तो तुम कह सकते हो एक फैशनेबल कपड़े के दुकान को कहते हैं। अब इस बुटीक को देख के सोफी कहती है कि मैं भी एक बुटीक खोलूंगी, जिसपे जेंसी हिचकिचाते हुए कहती है कि इसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। सोफी कहती है कि मैं उसका इंतजाम कर लूंगा। जेंसी कहती है इतने पैसे जमा करने में बहुत समय लगेंगे, जिसपे सोफी कहती है तो ठीक है, पैसे जमा करने के लिए पहले मैं मैनेजर बन जाऊंगी और जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं अपना बुटीक खोल लूंगी। सोफी अपने दिमाग में सोच लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं एक बुटीक खोल के रहूंगी, और वो उसे इमेजिन तक कर चुकी होती है। तो जेंसी कहती है कि तुम स्कूल से पास आउट होने के साथ साथ कोई मैनेजर नहीं बना देगा, जिसमें सोफी कहती है कि ठीक है, मैं मैरी कॉन की तरह एक टैलेंटेड फैशन डिजाइनर बनूंगी, उनकी तरह मेरा टैलेंट लोगों को दूर से दिख जाएगा और देखना इस शहर का सबसे बढ़िया दुकान मेरा ही होगा। अब सोफी के ऐसे बातें करने पे जेंसी को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता था कि रियलिटी क्या होने वाला है। उन दोनों को अल्टीमेटली बिस्कुट फैक्ट्री पे काम करना है। तो वो विश करती है कि सोफी ऐसी बातें ना करे, क्योंकि जब दिल टूटेगा ना तो यार दर्द बहुत ज्यादा होगा। अब यहाँ पे हम ऑडियंस को एक बात समझ आता है, सोफी एक ख्वाबों में रहने वाली लड़की है, जबकि जेंसी रियलिटी को एक्सेप्ट करती है और लॉजिकली सोचती है। अब आगे वो दोनों चलते चलते सोफी के घर के रास्ते पे पहुंचते हैं और जेंसी कहती है स्कूल खत्म होने के बाद कुछ महीने बाकी है, तो सोफ तुम्हें थोड़ा सोच समझ के बातें करना चाहिए। आखिर हमें काम बिस्कुट फैक्ट्री में ही करना है और वहाँ हमें इतने पैसे नहीं मिलेंगे कि तुम बुटीक खोल पाओ, और ये बात तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारे डैड तुम्हें बुटीक खोलने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। तो सोफी कहती है कि ठीक है, तब तो मैं एक एक्ट्रेसेस बन जाऊंगी, वहाँ तो अंधा पैसा है, उन पैसों से फिर मैं बुटीक खोल लूंगी और एक्ट्रेसेस लोग को तो दिन भर काम करना नहीं होता है, और अगर मैं एक्ट्रेस नहीं बन पाई तो मैं फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी। कुछ भी हो जाए मैं कुछ ऐसा करूंगी जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और वो इतना बोल के अपने घर का दरवाजा खोलती है, जेंसी को बाय करती है और घर के अंदर घुस जाती है। घर पे एंटर करते ही वो कहती है कि अगर मेरे पास पैसे आए तो मैं एक बुटीक खरीदूंगी, जिसके जवाब पे सोफी के डैड कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसा आया तो तुम एक अच्छा सा घर खरीदोगे हमारे लिए। फिर सोफी का छोटा भाई डेरिक अपने पापा से कहता है डैड, सोफी को लगता है कि पैसे पे उगते हैं। अब आगे स्टोरी में सोफी का घर के कंडीशन को दिखाया जाता है, एक छोटा सा घर जहाँ खाना पकने की वजह से चारों ओर धुआं फैला हुआ है और घर के कोनों में गंदे कपड़े बिखरे पड़े हैं, और एक टेबल में सोफी के गोल मटोल डैड दिन भर मेहनत करने के बाद गंदे मेले कपड़े में शेफर्ड पाई खा रहे हैं, और दूसरी तरफ सोफी देखती है कि उसकी मॉम थकी हारे सिंक में बर्तन धुला रही है। अब ये सब देख के सोफी को बुरा लगता है, उसका दिल भारी हो जाता है। इसके बाद वो किचन से निकल जाती है और अपने भाई जियोब को ढूंढ रही होती है। अब ये पूरा सीन सिंबलाइज कर रहा है कि करंट कंडीशन कैसा है सोफी का, और कैसा देखो लास्ट में वो भाग रही है अपनी सिचुएशन से। सोफी की तरह कहीं ना कहीं हम सब अपने प्रॉब्लम से भाग रहे हैं। मैं तो बहुत ज्यादा तेज भागता हूँ, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स का नाम सुन के मेरी फट जाती है और मैं सो जाता हूँ। यार क्या होता है कि सो जाते हो ना तुम, तो तुम्हारा प्रॉब्लम्स खत्म हो जाता है। तो अगर तुम्हारे लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है तो तुम सोफी की तरह भागना मत, तुम सो जाना, देखना कैसे प्रॉब्लम्स रातों रात खत्म हो जाएगा। खैर बैक टू द स्टोरी। इस चैप्टर का जो थीम था एडोलेसेंस फैंटेसाइजिंग, आई होप तुम्हें इसका मतलब पता चल गया होगा अभी तक। सोफी जो कि एक टीनेजर है, वो रास्ते पे जाते वक्त एक बुटीक शॉप को देखती है और वो सोच लेती है कि मैं बुटीक शॉप ही खोलूंगा। अब बुटीक खोलने के लिए वो कुछ भी कर लेगी, मैनेजर बन जाएगी, फैशन डिजाइनर बन जाएगी, एक्ट्रेसेस बन जाएगी। बट जब रियलिटी से उसका सामना होता है तो वो भाग जाती है अपने भाई के पास। और खैर अब आगे की स्टोरी में तुम्हें समझ आएगा कि ये हीरो वर्शिप का मतलब क्या है। अब सोफी भागे भागे अपने बड़े भाई जियोब के पास जाती है। सोफी दिखती है कि उसका भाई जियोब फ्लोर पे न्यूज़पेपर रख के कोई मोटरसाइकिल का पार्ट को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। जियोब के स्कूल कंप्लीट हुए 3 साल हो चुका है और अब वो एक अप्रेंटिस मैकेनिक है। अप्रेंटिस मैकेनिक मतलब अब मैकेनिक बना नहीं है, सीख रहा है वो, और वो अपने काम को करने के लिए शहर से हर रोज बहुत दूर ट्रैवल करता है। और जियोब का सबसे खास बात है कि जियोब बहुत ही शांत लड़का है, वो बातें तभी करता है जब लोग उसे कुछ पूछते हैं, और जियोब का इस साइलेंस से सोफी को जेलसी होता है। सोफी सोचती है कि जब उसका भाई उससे बातें नहीं करता है, अपने ख्यालों में खोया रहता है ना, तो वो सोच रहा होता है उन जगहों के बारे में जहाँ सोफी अभी तक नहीं गई है, या फिर उन इंटरेस्टिंग लोगों के बारे में जिससे उसका भाई मिलता है, मजे करता है, बट सोफी से नहीं बताता है। सोफी चाहती है कि उसका भाई उससे सारी चीजें शेयर करे, और एक दिन ऐसा भी आया जब उसका भाई सोफी को इस शहर से काफी दूर जहाँ वो जाता है वहाँ लेके जाए। बट ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि सोफी का डैड सोफी को बाहर जाने देगी नहीं अकेले, और जियोब भी सोफी के सामने कुछ ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि सोफी अभी छोटी है। बट ये चीजें सोफी
को बहुत इरिटेट करता था। उसे पता था कि बाहर का दुनिया उसका इंतजार कर रहा है। वो अपने बड़े भाई के साथ राइड करते हुए बाहर का दुनिया देखना चाहता था। वो इमेजिन करता है कि उसका भाई ब्लैक लेदर कोट पे होगा और वो एक येलो ड्रेस पहने हुए उस दुनिया को देख रही होगी जिसे बस अभी उसका भाई जियो भी देख पा रहा है। अब सोफी अपने भाई का अटेंशन पाने के लिए एक बहुत ही बड़ा झूठ बोलती है। सोफी अपने बड़े भाई से कहती है कि वो मिली है डैनी केसी से। अब डैनी केसी एक आयरिश फुटबॉलर है, जो सुन के सोफी का भाई जियोब कहता है कहाँ मिली थी। सोफी कहती है कि वो आर्केड पे मिली थी, जिसपे जियोब कहता है कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो। सोफी अपने आप को डिफेंड करते हुए कहती है कि नहीं मैं मिली थी, जिसपे जियोब कहता है कि तुमने ये बात डैड को बताया। अब ये सुन के सोफी को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो अपना सारा सीक्रेट्स अपने भाई को बताना चाहती थी, बट उसका भाई था कि समझता ही नहीं था ये चीजें। जियोब कहता है कि उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि उसकी बहन डैनी केसी से मिली है। अब सोफी अपने झूठ को आगे बढ़ाती है और कहती है कि मैं एक कपड़े की दुकान पे कपड़े देख रही थी, देन अचानक से मेरे सामने पे एक लड़का खड़ा होता है आके और मैं उसे देखती हूँ और मुझे पता चलता है कि वो डैनी केसी है। जिसपे जियोब पूछता है कि वो कैसा दिखता था। सोफी कहती है कि उसकी आंखें बहुत खूबसूरत है, बहुत ग्रीन है और वो उतना भी टॉल नहीं है जितना तुम सोचते हो। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और आगे दिखाया जाता है कि जियोब अपने डैड को बता रहा है कि सोफी मिली थी डैनी केसी से, जो सुन के सोफी की तरफ देख के उनका डैड मुंह बनाता है। उन्हें पता था कि उनकी बेटी झूठ बोल रही है और वो टीवी देखते हुए कहते हैं कि वो एक इंसान को जानते थे जो मिला था एक फेमस फुटबॉलर टॉम फैनी से, बट वो बहुत पहले का बात है। तो इस बात पे जियोब कहते हैं कि पापा आप मुझे ये सब बातें बहुत बार बता चुके हो। अब यहाँ पे बाप बेटों के बीच कन्वर्सेशन चलता है जहाँ पे सोफी का डैड कहता है कि टॉम की तरह शायद एक दिन डैनी केसी भी एक अच्छा फुटबॉलर बने। तो जियोब कहता है कि नहीं वो बेस्ट है, वो उनसे बेटर ही बनेगा। तो उनके डैड कहते हैं कि हाँ हो सकता है कि वो महान खिलाड़ी बने, पर उसके लिए उसे अच्छे से दिमाग से खेलना होगा, डैनी केसी को अच्छी तरीके से डायरेक्ट करना होगा क्योंकि आज के समय पे प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। तो जियोब कहता है कि उसके साथ कुछ नहीं होगा, वो कंट्री के सबसे बेस्ट टीम पे खेल रहा है। अब बाप बेटे कन्वर्सेशन कर ही रहे होते हैं, बीच में कूदती है सोफी और कहती है कि डैनी कैसी कह रहा था कि वो दुकान खरीदने वाला है, जिसपे उनके डैड फिर से मुंह बनाते हुए कहता है कि तुमने कहां से सुना ये बात। अब इस बंदी की हिम्मत देखो, झूठ को कैसे आगे बढ़ा रहा है। वो कहता है कि डैनी कैसी ने उसे कहा है। अब सोफी के डैड को अच्छी तरीके से पता था कि उसकी बेटी का हरकत कैसा है, कुछ अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुना रही है, बट जियोब कहता है कि सोफी डैनी केसी से आर्केड पे मिली है। अब ये सुन के फिर सोफी के डैड को गुस्सा आता है और वो सोफी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ऐसे झूठ बोलते रहोगे ना तो एक दिन बहुत मुसीबत में पड़ोगे। ऐसा कहने पे सोफी जियोब को कहता है कि जियोब तुम्हें तो मेरे बात पे विश्वास है ना। तो उनके पापा कहता है कि वो चाह के भी तुम्हारे बात पे विश्वास नहीं कर सकता। अब देखो मेरे टीनेज टाइम पे मैंने भी अपने क्रश को लेके बहुत फैंटेसाइज किया था और आई होप तुम लोग भी करते होगे, बट सोफी तो हद से ज्यादा कर रही है। मतलब यार स्कूल का क्रश ठीक है, ट्यूशन का क्रश भी ठीक है, अब अपने पड़ोसी वाला दीदी भी ठीक है, बट ये क्या तुम कह रहे हो कि तुम एक फेमस फुटबॉलर से मिले हो और वो तुमसे बातें भी कर रहा है। आगे उसका फैंटेसी सुनो, वो अपने झूठ को अपने भाई के रूम पे कंटिन्यू करता है। सोफी अपने भैया से कहता है कि तुम प्रॉमिस करो तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। जियोब कहता है कि इसमें बताने लायक है ही क्या। तो सोफी कहती है कि तुम प्रॉमिस करो जियोब, तुम पापा को ये बात नहीं बताओगे, अगर पापा को पता चल गया तो वो मुझे मार देंगे। तो जियोब कहता है कि मारेंगे तब जब ये बात सच होगा। और जियोब अपने बहन को समझाती है कि तुम तो अब बस स्कूल में हो, छोटी सी हो, जबकि डैनी किसी के पास तो कई सारे लड़कियां होंगे। तो सोफी कहती है कि नहीं उसके पास नहीं है कई सारी लड़कियां। तो जियोब कहते हैं हाँ तुम्हें कैसे पता। तो सोफी कहती है कि उसने मुझे बताया। तो जियोब कहता है कि कोई क्यों एक लड़की को ये सब चीजें बताएगा। तो सोफी कहती है कि हाँ उसने मुझे बताया, वो दूसरे लड़कों की तरह नहीं है, वो बहुत शांत है। तो जियोब कहते हैं हाँ वो इतना भी शांत नहीं होगा कि उसके पास कोई बंदी नहीं होगी बात करने को। जिसमें सोफी कहती है कि नहीं जियोब मैंने पहले उससे बातें करा, जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसे पूछा एक्सक्यूज मी क्या आप डैनी कैसी हो। तो वो बंदा सरप्राइज हो जाता है मुझे देख के और कहता है कि यस मैं ही डैनी कैसी हूँ। इसके बाद सोफी कहती है कि उसने अपने छोटे भाई डेरिक के लिए डैनी किसी से ऑटोग्राफ तक मांगा था, पर उन दोनों के पास पेन या पेपर नहीं था तो वो ऑटोग्राफ दे नहीं पाया। बट हाँ जाते जाते उसने वादा किया कि अगले हफ्ते अगर वो मिले तो वो डेफिनेटली ऑटोग्राफ देगा जरूर। मतलब यहाँ पे तुम सिंपली समझ रहे हो, डैनी केसी जो कि एक बहुत फेमस फुटबॉलर है वो कह रहा है कि वो सोफी से दोबारा मिलना चाहता है और सोफी ने इसके लिए हाँ भी कर दिया। हम तो क्या सोफी का बड़ा भाई ये बात मानने को तैयार नहीं था। जियोब सोफी से कहता है हाँ जैसे कि वो सच में तुमसे दोबारा मिल ही लेगा, बट सोफी यहाँ पे हार नहीं मानती है, वो अपने बात पे अड़ी रहती है और वो जियोब से कहती है कि मैंने तुम्हें इतने सारी चीजें बता दिया, अभी तो तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना। अब आगे यहाँ पे थोड़ा जियोब के बारे में बताया जाता है। चेयर से जियोब एक जैकेट को लेके पहन लेता है, जिसे देख के सोफी सोचती है कि उसके भाई को थोड़ा अटेंशन देना चाहिए अपने अपीयरेंस पे, अपने लुक पे। सोफी चाहती है कि उसका बड़ा भाई अपने कपड़ों पे ध्यान दे क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, टॉल है। अब यहाँ पे ये सीन खत्म होता है और अगले सीन पे दिखाया जाता है कि पूरा फैमिली सोफी, उनके डैड, छोटा भाई डेरिक और उसका बड़ा भाई जियोब और उसके दोस्त फुटबॉल मैच देखने जा रहे हैं यूनाइटेड का। उनके हर हफ्ते का ये सीन रहता था कि सैटरडे को फुटबॉल मैच देखने जाना ही जाना है और इस सैटरडे को भी वो स्टेडियम में फुटबॉल मैच देखने जा रहे थे। सोफी, उनके डैड और छोटा भाई डेरिक स्टेडियम के बहुत ही आगे बैठ के फुटबॉल का मजा ले रहे थे और जियोब और उसके दोस्त कहीं दूर बैठ के मैच का मजा ले रहे थे। वो फुटबॉल मैच यूनाइटेड 2-0 से जीतता है और उस मैच का आखिरी गोल डैनी केसी ने करा था और डैनी केसी के गोल मारते ही सोफी ऐसा चिल्ला रही होती है जैसे कि उसके बॉयफ्रेंड ने गोल मारा हो। तुम देख रहे हो इस लौंडिया का फैंटेसी। अब ये अपने कहानी को रियल मान बैठा है। आगे देखना स्टोरी में एक पल ऐसा भी आएगा जब तुम्हें खुद लगेगा कि कहीं ये बंदी सच तो नहीं कह रही है, कहीं ये सच में डैनी किसी से तो नहीं मिली है। मतलब कहते हैं ना इमेजिनेशन करके उस कहानी में घुस जाना, वैसा कुछ कर रही थी सोफी। खैर डैनी किसी के गोल मारने के बाद सिर्फ सोफी नहीं उनके डैड भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, साथ साथ जियोब भी अपने दोस्तों के साथ बहुत बढ़िया सेलिब्रेट करता है। और मैच खत्म होने के बाद जब वो घर लौट रहे होते बस से, तो बस में एक बंदा कहता है बढ़िया होता अगर डैनी किसी एक इंग्लिशमैन होता। मतलब समझ रहे हो डैनी केसी का फैन हर जगह है। कौन है यार ये डैनी केसी? मैंने तो रोनाल्डो और मेसी के अलावा कोई फुटबॉलर का नाम ही नहीं सुना है। सीरियसली फुटबॉल में अपना जीके बहुत खराब है। अब कमेंट पे बता दो तुम में से कौन मेसी का फैन है और कौन रोनाल्डो का फैन है।
खैर बैक टू द स्टोरी। फुटबॉल मैच वाला सीन यहीं पे खत्म होता है। अब 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियोब जेंसी का भाई को बताता है कि उसकी बहन सोफी मिली है डैनी केसी से, और फिर ये बात फ्रैंक अपने बहन जेंसी को जाके बता देता है। और जैसे जेंसी को पता चलता है वो अगली सुबह स्कूल जाते वक्त सोफी को पूछती है, तुम्हारा भाई जियोब मेरे भाई फ्रैंक को कह रहा था कि तुम डैनी केसी से मिली थी। जेंसी के ऐसा कहने में सोफी थोड़ा झिझकती है बट वो मान लेती है कि हाँ मैं मिली थी। बट ये बात सुन के सोफी को बुरा लग रहा था क्योंकि ये बात सोफी ने सिर्फ अपने भाई जियोब को बताया था। वो उन दोनों भाई बहन के बीच का सीक्रेट था। ये बात जेंसी को कैसे पता चल गया? अब जेंसी पूरे मोहल्ले को बताएगी, तुम्हें पता है लॉन्डियो के मुंह में बात नहीं पचता। तो सोफी कहती है कि ये एक सीक्रेट है। तो जेंसी कहती है मैं भी सीक्रेट रखूंगा, क्या बात है मुझे बताओ। जिसपे सोफी कहती है कि मैं नहीं बता सकती, अगर कैसे भी करके ये बात मेरे बाप के कान पे पहुंच गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा मुझे। जिसपे जेंसी कहती है कि क्या, मुझे तो लगा तुम्हारे पापा बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे इस बात को सुन के। अब ये बात कहने पे सोफी को समझ आता है कि जेंसी को सारी बातें नहीं पता। लाइक सोफी ने अपने बड़े भाई जियोब को बताया था डैनी किसी जाते जाते उसे डेट के लिए पूछता है, और जेंसी की बातों से ऐसा लग रहा था कि जेंसी को नहीं पता डेट के बारे में। जियोब ने बस उसे आधा अधूरा बात बताया था। तो सोफी एक सुकून का सांस लेती है और कहती है हाँ मैं मिली थी डैनी केसी से, मैंने उससे ऑटोग्राफ भी मांगा था बट हम दोनों के पास ही पेन नहीं था तो ऑटोग्राफ मिल नहीं पाया और वो अपने रास्ते चला गया, मैं अपने रास्ते चला गया। तो जेंसी कहती है कि काश मैं भी होती वहाँ पे तुम्हारे साथ तो मैं भी डैनी केसी से मिल पाती। इसके बाद सोफी कहती है कि हाँ बट मेरे पापा को इस बात पे विश्वास नहीं है। तुम्हें पता है वो कितने खड़ूस इंसान है, अगर डैनी किसी के नाम का चर्चा होने लगे ना और लोग मेरे घर के आगे लाइन लगा ले तो मेरा बाप तो मेरा मर्डर ही कर देगा, तो तुम ये बातें किसी को बताना मत। जिसपे जेंसी कहती है तुम मुझे भरोसा कर सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अब इसके बाद ये सीन भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब बढ़ते हम अगले सीन पे जहाँ पे जाएगी सोफी एक डेट पे। मतलब उसका फैंटेसी का लेवल इतना आगे बढ़ चुका है, वो मान लेती है कि सच पे डैनी केसी उसके साथ डेट पे जाएगी। शाम के समय वो बिल्कुल तैयार होके एक कैनाल के किनारे से वॉक करते हुए डैनी केसी से मिलने के लिए जा रही होती है। वो एक पेड़ के पास आके रुकती है जहाँ एक वुडन बेंच होता है जहाँ अक्सर लवर्स बैठते हैं, रोमांस करते हैं। और बचपन में सोफी का ये बहुत ही पसंदीदा जगह हुआ करता था तो उसे लग रहा था कि ये बहुत ही परफेक्ट प्लेस होगा डैनी केसी से मिलने के लिए। उस बेंच पे बैठ के वो इंतजार कर रही होती है डैनी केसी का। वो बहुत एक्साइटेड थी बट उसका एक्साइटमेंट थोड़ी देर पे खत्म हो जाता है। वो बहुत समय तक रुकती है डैनी केसी के लिए बट फिर उसे रियलाइज होता है कि शायद डैनी केसी नहीं आने वाला। ये सारी चीजें उसके दिमाग का इमेजिनेशन है, उसका फैंटेसी उसके आंखों के सामने चूर चूर हो रहा था। जिस रियलिटी से वो भाग रही थी उससे उसका सामना होने वाला था। उसे याद आता है कि जियोब ने कहा था डैनी केसी नहीं आने वाला तुमसे मिलने के लिए। साथ ही साथ वो ये भी सोच रही होती है कि अगर वो नहीं आया तो मैं घर में जाके क्या बताऊंगी। बट वो हार नहीं मानती है, वो अपने फैंटेसी को कंटिन्यू करती है। वो याद करने लगती है कि कैसे वो पहली बार मिली थी डैनी केसी से और कैसे डैनी केसी ने उसे डेट के लिए पूछा था। बट सोफी का ये फैंटेसी और इमेजिनेशन ज्यादा देर तक नहीं चलता है। समय के बीतने के साथ साथ वो इंतजार करते करते थक गई थी, वो अंदर से सैड हो रही थी। अब वो यहाँ पे इंतजार करते करते ये बात मान लेती है कि शायद डैनी केसी कभी नहीं आएगी और उसे पूरी जिंदगी इसी बोझ के साथ जीना होगा। बट फिर वो ये भी कहती है कि लोग चाहे कुछ भी कहे, मुझे पता है कि मेरा कैसा कनेक्शन है डैनी केसी से। मतलब भाई साहब फैंटेसी का ऐसा लेवल मैंने आज तक नहीं देखा। अगर मेरा बस चलता तो मैं पक्का डैनी केसी से मिलवा ही देती। बट बैक टू द रियलिटी यार, ये फैंटेसी वर्ल्ड नहीं है। डैनी केसी नहीं आता है और वो सीढ़ियां चढ़ते हुए घर के लिए वापस लौट रही होती है। रास्ते से जब वो एक पब के पास से गुजर रही होती है वो देखती है कि उसके डैड का बाईसाइकिल एक दीवार के पास पार्क करा हुआ है, जिससे समझ में आता है कि डैड घर पे नहीं है तो इतना एम्बैरेस नहीं होगी घर पे जाके। इसके बाद सोफी अकेले रास्ते पे चलते चलते याद कर रही होती है अपने फैंटेसी को कि कैसे वो मिली थी डैनी केसी से पहली बार। उसने कहा था एक्सक्यूज मी क्या आप डैनी केसी हो? जिसपे डैनी केसी कहती है कि हाँ तुमने सही समझा, मैं डैनी केसी हूँ। और इसके बाद कैसे सोफी ने उससे ऑटोग्राफ मांगा था। ये सारी चीजें सोफी के दिमाग में चल रहा होता है और वो घर के लिए बढ़ रही होती है। शायद सोफी का फैंटेसी कभी खत्म ना हो, वो अपने सपनों की दुनिया में रहे। बट ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप यहाँ तक आने के बाद इस चैप्टर का थीम एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप का मतलब समझ आया। सोफी जो कि एक टीनेजर है जो अपने ख्वाबों की दुनिया में खोई रहती है और अपने भाई का अटेंशन पाने के लिए उसने एक झूठ बोला और फिर वो झूठ को वो आगे कंटिन्यू करते करते उसे वो सच मान लेती है। मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारे साथ जिंदगी में कभी ऐसा ना हो।